हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी आज आपको 12th क्लास का राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर कराने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भारत में गुट निरपेक्षता का जन्म कब हुआ। वास्तव में गुट निरपेक्षता का जन्म भारत में हुआ था। सुबीमाल दत्त ने अपनी पुस्तक विद नेहरू इन द फॉर्जन ऑफिस में लिखा है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हरिपुरा सत्र में गुट निरपेक्षता की नीति को स्वीकार कर लिया गया था। हमारी संस्कृति और दर्शन भी गुट निरपेक्षता को स्वीकार करती है। गांधी जी कहते हैं कि भारत को सभी का मित्र होना चाहिए और किसी का भी शत्रु नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता से पूर्व भी जवाहरलाल नेहरू जी ने अंतरिम सरकार में विदेशी मामलों का कार्यभारी थे, तो उन्होंने घोषणा की थी कि भारत गुटों से पृथक रहेगा, अर्थात ना वो पूर्वी गुट में मिलेगा और ना ही वो पश्चिमी गुट में रहेगा। जब 1946 के दोबारा उसने घोषणा की थी उन्होंने दोबारा कि भारत अपनी स्वतंत्र विशेष नीति अपनाएगा। उनके अपने शब्दों में, यथासंभव हम गुटों से दूर रहना चाहते हैं। इन गुटों के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अगर इसी तरह विश्व युद्ध होते रहे तो बहुत अधिक भयंकर होंगे। बर्मा के प्रधानमंत्री ने 1948 में भी यही बात कही थी कि ब्रिटेन, अमेरिका और रूस, इन तीनों बड़ी शक्तियों से बर्मा मित्रतापूर्ण संबंध होने चाहिए, लेकिन वो इनसे हमेशा दूर रहेगा। 1950 में घोषणा की गई थी कि बर्मा किसी भी गुट के विरुद्ध किसी दूसरे गुट से संबंध स्थापित नहीं करेगा। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इंडोनेशिया ने भी यही भावना प्रकट की थी। और कई विद्वान जो गुट निरपेक्षता का जन्म शीत युद्ध को मानते हैं, तो ये बात गलत है। गुट निरपेक्ष देशों की 1973 की अल्जीरिया कॉन्फ्रेंस में इस बात की चर्चा की गई थी कि गुट निरपेक्ष शीत युद्ध का परिणाम है अथवा उपनिवेश वाद के विरुद्ध संघर्ष का परिणाम है। अर्थात जब देशों सभी जगह पूरे विश्व में दो युद्ध हो चुके थे, तो कोई भी ये नहीं चाहता था कि तीसरा युद्ध हुआ। तो उसी के उसमें विरोध में क्या नाम कहते हैं कि अगर कभी एक गुट में शामिल हो गए और दूसरे गुट से बैर रखा तो फिर दोबारा तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए नव स्वतंत्र देशों ने सोचा कि हम एक गुट बनाएं। तो 1955 में बडुंगना में हुए अफ्रीकन एशियाई सम्मेलन में इसकी हुआ। जब इसका अप्रैल 1957 बार्डुंग में हुआ था, तो इस एक सम्मेलन हुआ। इसकी जड़ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध किए गए स्वतंत्रता संग्राम में भी है और नेहरू और गांधी जी द्वारा प्रदर्शित विचारों और विश्व दृष्टिकोण से भी है। तो हम ये कह सकते हैं ये संगठनात्मक रूप शीतकाल के दौरान मिला, किंतु निश्चित रूप से ये शीत युद्ध की उपज नहीं है, क्योंकि जो नव स्वतंत्र एशियाई देश थे वो चाहते थे कि अब दोबारा से वो गुलाम ना बने, और इसी भावना ने गुट निरपेक्षता को जन्म दिया। अब मैं आपको बताऊंगी गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, गुट निरपेक्षता की जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध बाद में उपनिवेशवाद विरोधी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संघर्षों से हुई थी। गुट निरपेक्षता का अर्थ है उस शीत युद्ध के विचार, निर्णय और कार्य को स्वतंत्रता बनाए रखना जो सैनिक तथा अन्य गठजोड़ों को प्रोत्साहन करती है। इसका उद्देश्य शांति और सहयोग की भावना को प्रकट करना है, यानी शीत युद्ध से दूर रहना और शांति और सहयोग को बनाए रखना है, किसी का ज़्यादा शत्रु नहीं होना। अतः गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी देश को प्रत्येक मुद्दे पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना, चाहे वो देश और अपने राष्ट्रीय हित का ध्यान रखना और विश्व शांति को भी प्रोत्साहित करना। गुट निरपेक्षता की प्रकृति क्या है? अधिकांश पाश्चात्य विद्वान इस शब्द में नॉन लगे होने के कारण इसे नकारात्मक अवधारणा मानते हैं। वैसे तो तटस्थता समझ लेते हैं, क्योंकि यह शीत युद्ध के प्रति प्रतिक्रिया है। वे इसे उभरते राष्ट्रवाद की एक आंशिक उपज मानते हैं। अफ्रीकी एशियाई राष्ट्रवाद दो धुरी प्रणाली की एक क्रिया है। उसकी यही प्रकृति निम्नलिखित विचार बिंदुओं को दर्शाई जाती है कि गुट निरपेक्षता वास्तव में क्या है। गुट निरपेक्षता तटस्थ से नहीं है, अर्थात गुट निरपेक्षता की जो अवधारणा तटस्थता की अवधारणा से बिल्कुल भिन्न है। तटस्थता का अर्थ होता है किसी भी मुद्दे पर उसके गुण दोषों से भिन्न उसके भाग न लेना, परंतु गुट निरपेक्षता का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद है गुट निरपेक्षता का सेकंड पॉइंट है राष्ट्रहित और अंतर्राष्ट्रीय वाद का समन्वय। वास्तव में विश्व में शांति बनाए रखना और अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का अर्थ है राष्ट्रहित और अंतर्राष्ट्रीयवाद का समन्वय करना, यानी अपने हित के साथ अंतर्राष्ट्रीय के साथ भी समन्वय बनाए रखना। वास्तव में गुट निरपेक्षता यह है। फिर तीसरा है विश्व शांति की चिंता। गुट निरपेक्ष आंदोलन का समन्वय विश्व में शांति स्थापित करना है, और ये संभावित भी है क्योंकि आधुनिक युद्ध बहुत ज़्यादा थोड़े समय में अगर
कोई भी युद्ध हुआ तो पूरे संसार यानी विश्व को पूरी तरह से तहस नहस कर जाएगा। तो इसलिए चाहता है कि गुटनिरपेक्ष में सम्मिलित देश चाहते हैं कि विश्व में शांति बनी रखे। नंबर 4, आर्थिक सहायता लेना। गुटनिरपेक्षता आंदोलन में शामिल जो नवीन देश है वो चाहते हैं कि जो कम विकसित देश है उनकी आर्थिक रूप से सहायता देना, और ताकि वो देश जो है वो आत्मनिर्भर बन सके, फिर दोबारा से किसी उपनिवेशवाद का शिकार ना हो सके। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता। गुटनिरपेक्ष में शामिल सभी देशों की विशेषता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर वे स्वयं का निर्णय ले सके, उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उन पर किसी तरह का किसी का दबाव ना हो। अगर किसी तरह का दबाव नहीं होगा तो वे निष्पक्ष होकर अपने क्या नाम कहते हैं निर्णय ले सकते हैं। तो ये था गुटनिरपेक्षता की विशेषताएं और उनके जिन भावनाओं को लेकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई। अब मैं आपको बताऊंगी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका रही। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्ष नीति को लागू करने का सबसे पहला श्रेय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को है। गुटनिरपेक्षता के विचार की नीति और नीति के आंदोलन को बनाने में भारत की भूमिका बहुत ज़्यादा सराहनीय है। एक सक्रिय सदस्य के रूप में भारत ने सदैव ही गुटनिरपेक्षता का सम्मान और समर्थन किया है, और भारत की भूमिका भी बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में होने वाली गतिविधियों में भारत की भूमिका बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। नंबर 1, भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्मदाता है। नंबर 2, गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व शांति पर बल देता है, और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए द्वितीय शिखर सम्मेलन विश्व शांति के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव पेश किया था। और नंबर 3, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ था। नंबर 4, 1983 में भारत के प्रतिनिधियों से बहुत सी समस्याओं जैसे ईरान इराक युद्ध, कमूचिया की समस्या, हिंद महासागर में शांति बनाए रखना, एवं पारस्परिक आर्थिक सहयोग आदि पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए थे। नंबर 5, नाम की अध्यक्षता में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर सर्वसम्मति प्राप्त करके गुटनिरपेक्ष तथा विश्व के देशों के हित की रक्षा के लिए इस आंदोलन को और शक्ति प्रदान की थी। नंबर 6, नाम के अध्यक्ष के रूप में भारत ने पूर्व निशस्त्रीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रस्ताव पेश किया था। नंबर 7, 1985 में घोषित नई दिल्ली घोषणा पत्र में श्री राजीव गांधी ने में निशस्त्रीकरण संबंधी 4 सूत्रीय योजना पर आधारित थी। नंबर 8, राजीव गांधी की अध्यक्षता में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दक्षिण एशियाई सहयोग, उत्तर दक्षिणी और उत्तर दक्षिण वार्तालाप, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ की सक्रिय भूमिका आदि विषयों पर जोर दिया था। नंबर 9, भारत की पहल पर अफ्रीका कोष आरंभ किया गया था। नंबर 10, भारत ने अफ्रीका कोष को 50 करोड़ की राशि दी थी। नंबर 11, भारत को 1986 और 1989 में अफ्रीका कोष का अध्यक्ष चुना गया। ऋण, पूंजी निवेश तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जैसे कई आर्थिक मामलों का मूल प्रस्ताव भारत ने बनाया, मूल प्रारूप भी भारत ने ही बनाया था। नंबर 12, 1989 में बेलग्राद सम्मेलन में भारत ने पृथ्वी संरक्षण कोष कायम करने का सुझाव दिया था, और इसके सदस्य राष्ट्रों ने इसमें भारी समर्थन भी दिया था। तो ये था भारत की गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भूमिका। अब मैं आपको बताऊंगी कि नव आर्थिक व्यवस्था क्या है। जो बहुत सारे देश पहले इंग्लैंड के अधीन थे, जब वो स्वतंत्र हुए, नव विकसित इंग्लैंड, जर्मनी जो देशों ने उनको गुलाम बना रहा था, जो नव देश विकसित हुए, नव स्वतंत्र अथवा विकासशील देशों ने अपनी आर्थिक व्यवस्था के विकास के लिए विकसित देशों की मदद की आवश्यकता थी, और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति और नए देशों में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की संख्या क्या हो गई थी, दुगनी हो गई थी। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन और तीसरे विश्व के देश ने जो नए आज़ाद हुए थे ने पूरी विश्व अर्थव्यवस्था को समाप्त करके एक नई अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, की स्थापना को प्रोत्साहित दिया। और 70 के दशक में इन विकासशील देशों ने राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता की भी मांग की, जिसके कारण एक नई अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, जिसे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रचलन हुआ। ये 70 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मुख्य विषय बन गया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि वास्तव में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है क्या। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को जो विकासशील देश है उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, संसाधनों को विकसित देशों से विकासशील देशों में भेजना, वस्तु संबंधी समझौते करना, बचाववाद को समाप्त करना, और तथा पुरानी
परंपरागत औपनिवेशिक जो अर्थव्यवस्था के स्थान पर निर्धन और वंचित देशों के साथ न्याय करने के उद्देश्य से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की गई, क्योंकि पहले जो बहुत ज़्यादा विकसित देश थे वो कमज़ोर देशों को अपना गुलाम बना लेते थे। तो इस जो गुलाम बनाने वाली थी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से, उसको पूरी तरह से समाप्त किया गया। और 70 के दशक में इन विकासशील देशों ने नई अर्थव्यवस्था की स्थापना की मांग की। पुरानी व्यवस्था विकासशील अथवा कम विकसित अथवा तृतीय विश्व के हितों की अवहेलना करके हुए बनाया गया था, जबकि नई अर्थव्यवस्था में उद्देश्य विकसित राष्ट्रों के हितों व उनकी आवश्यकताओं की रक्षा करना था, जबकि विकासशील देशों का उद्देश्य था कि नई अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था के तहत विकसित राष्ट्रों के लिए एक आचार संहिता बनाकर तथा कम विकसित राष्ट्रों के लिए उचित अधिकार को मानकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सबके लिए समान और न्यायपूर्वक बनाना था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।